गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान विविध चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारा कक्षा 9 विज्ञान विषय का उत्तक से संबंधित छठा लेसन चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमने पादप उत्तक है उनको कंप्लीट कर लिया था। जंतु उत्तक में भी हमने एक इसका भाग एपिथेलियम में उत्तक से संबंधित अध्ययन कर लिया था। आज हम जो लेने जा रहे हैं वो है संयोजी उत्तक, दूसरा इसका पार्ट है। संयोजी उत्तक से क्या अभिप्राय है? संयोजन करने वाला, जोड़ने वाला, दूसरे ऊतकों को, दूसरी कोशिकाओं को, दूसरे भागों को आपस में जोड़ने वाला। स्वयं जुड़े हुए नहीं रहते, कम जुड़े हुए होते हैं। अन्य भागों को जोड़ने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? संयोजी ऊतक के द्वारा। अंतराकोशिकीय जो आधात्री होती है, यानी मैट्रिक्स वाला जो भाग होता है, उसके अंदर ये धंसे हुए रहते हैं। इनका जो मैट्रिक्स वाला भाग होता है वो कैसा होता है? जेली के समान लिक्विड होता है, तरल रूप लिए हुए होता है, लेकिन कठोरता पाई जाती है। जेली सदृश पाया जाता है। जेली आप लोग खाते हो, आपको पता है। तो ऐसे इस संयोजी उत्तक के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं इसके विभिन्न प्रकार, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। 1 by 1 हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रक्त। इसके प्रकार मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। पहला जैसे रक्त है, दूसरा अस्थि है, उपास्थि है, स्नायु है, कंडरा है, एरियोलर है और वसाकाय है। ये 6 प्रकार हम इसका देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका रक्त वाला भाग देखते हैं। रक्त सभी जानते हैं, रक्त 2 प्रकार के अवयवों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो उसका तरल पदार्थ है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, दूसरा उसका कणिकीय भाग होता है जिसके अंदर WBC यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, RBC यानी लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, 3 उसमें भाग पाए जाते हैं। इनका अगर हम कार्य देखें, प्लाज्मा की बात करें तो लगभग रक्त का जो भाग होता है वो लिक्विड ही होता है, तो अधिकांश भाग उसका प्लाज्मा से बना हुआ होता है। अब अगर इनका कार्य देखें कि किस प्रकार से प्लाज्मा तरल होता है, इसकी विशेषताएं, तरल होता है, प्रोटीन है, नमक है और हार्मोन, ये पदार्थ इस रक्त के अंदर मौजूद रहते हैं, रक्त के इस प्लाज्मा वाले भाग में। ठीक है। कणिकाएं WBC श्वेत रुधिर कणिकाएं जो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करवाती है। आजकल जो हमारा ये कोरोना कोविड-19 चल रहा है, इसके अंतर्गत हमें डॉक्टर सलाह देते हैं कि किस प्रकार से हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। इम्यूनिटी सिस्टम कौन स्ट्रॉन्ग कर रहा है? WBC के अंदर ल्यूकोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स है, कई प्रकार की कणिकाएं होती है जो नेक्स्ट ईयर आपके 10th क्लास में आएगी, तब आप डिटेल से इसके बारे में अध्ययन कीजिएगा। RBC लाल रुधिर कणिकाएं जो रक्त के अंदर लाल जो रक्त का लाल रंग होता है वो इस RBC के कारण होता है, क्योंकि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ होता है। उसके अंदर पोरफायरिन नामक वर्णक होता है जिसके कारण प्रोटीन होता है, जिसके कारण उसमें जैसे हीमोग्लोबिन है, हीम प्लस ग्लोबिन, ग्लोबिन और हीम दोनों मिलकर के हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाता है। इसका कार्य क्या होता है? जब बाहरी वायुमंडल से हम वायु को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन उससे जुड़ जाती है, जुड़ करके एक संयुक्त पदार्थ बनाती है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये क्या होता है? अस्थायी होता है, यानी एक समय के लिए बनता है और फिर जैसे ही शरीर के विभिन्न भागों तक किया जाता है ऑक्सीजन को उस कोशिका को दे देगा और ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कोशिका का जो शक्ति ग्रह पावर हाउस जिसको कह रहे हैं उसके अंदर ये चला जाएगा। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही है जिसके अंदर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें ऊर्जा प्राप्त होती है जो कि इसका कार्य इसी के द्वारा होता है। ठीक है। ऑक्सीहीमोग्लोबिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है, यानी कोशिका को दे दी जाती है, कोशिका से वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऑक्सीकरण का कार्य करेगा, ऊर्जा को संग्रहित करेगा, इसलिए उसको पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है।
प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कार्य क्या होता है, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, जब रक्त बहता है, कहीं चोट लगती है, रक्त बहता है, तो वहां पर थक्का बनाने का कार्य करता है, और इस कार्य में मदद कौन करता है, प्लेटलेट्स करती है। रिसेंट लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर 4-5 साल से 7-8 साल से एक रोग चला रहा है, डेंगू, जिसकी विशेषता क्या होती है, जिसका लक्षण कमजोरी आती है। और वो कमजोरी क्यों आती है, जब प्लेटलेट्स की दर रेट जो है वो गिर जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। ठीक है, अब एक सामूहिक रूप से इस रक्त का कार्य देखें तो ये गैसों का संवहन, गैसों का संवहन, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे अभी लिया था हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देगा और कोशिकाओं में या ऊतकों में या अंगों में जो कार्बन डाइऑक्साइड बना हुआ है उसको लेकर आएगा और फेफड़ों तक पहुंचा देगा, और फिर फेफड़ों से बाहर श्वसन मार्ग से निष्कासित हो जाता है। तो गैसों का संवहन करने में ये मददगार रहता है। पचे हुए पदार्थों का संवहन करना, जैसे अभी हमने लिया था, अब जैसे हमारा किडनी वाला भाग होता है, वो क्या करता है, किडनी वाले भाग में यूरिया बनता है, तो यूरिया के अंदर जो दूसरे अवयव होते हैं उनका अवशोषण हो जाता है, और यूरिया जैसे अपशिष्ट कारक को रक्त के द्वारा ही यकृत में किडनी के अंदर भेज दिया जाता है, फिर मूत्र मार्ग से होती हुई वो बाहर निष्कासित हो जाता है। ठीक है, तो बचे हुए पदार्थों को और भी कोई जो हानिकारक पदार्थ होते हैं शरीर के अंदर, टॉक्सिक प्रकार के पदार्थ यदि रह जाते हैं, अपशिष्ट कारक है, तो शरीर में जहर फैल जाता है, इसलिए उनको निष्कासित करना अनिवार्य होता है। हार्मोन्स का संवहन करना, हार्मोन हमें पता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है, और वो ग्रंथियां क्या होती है, नलिका विहीन होती है। शरीर के किसी भी भाग में जो वो ग्रंथि पाई जाती है वो अपना स्राव, जिसको हम हार्मोन कहते हैं, वो अपने इस हार्मोन को डायरेक्ट रक्त में छोड़ देती है, और रक्त फिर शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, उस वर्ज्य पदार्थ का अभी हमने लिया था कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, इनके लिए थे एग्जाम्पल, तो वो कार्य करने में यानी अपशिष्ट कारकों को उत्सर्जित करने का कार्य इसी का रहता है। दूसरा है अस्थि। अस्थि सभी जानते हैं हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा। ठीक है, अब ये हड्डियां हैं, तो ये हड्डियां किस प्रकार से हमारा सहयोग प्रदान करती है, रीढ़ की हड्डी है तो शरीर को आधार बैलेंस बनाने में या उसको एक विशेष शेप देने के लिए मौजूद रहती है, इसको आधार बोलते हैं शरीर का। यदि आप लोगों ने सुना होगा रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया तो उसका शरीर का संतुलन बिगड़ गया, ना वो बैठ सकता है, ना ढंग से प्रॉपर अपना संतुलन रख पाता है शरीर का। तो ये अस्थि क्या कर रही है, रीढ़ की हड्डी क्या कर रही है, उसको संतुलन प्रदान करने का कार्य कर रही है। ठीक है, दूसरा हम देखें कि ये जो हड्डियां होती है इनके बीच बीच में जॉइंट्स होते हैं, और वो जॉइंट्स भी एक भिन्न प्रकार के कार्य में भिन्न प्रकार के कोई दूसरा संयोजी ऊतक होता है जो कि उनको जोड़ने का कार्य करता है। हम तो पहले ये लेते हैं अस्थि बल, आधार और आकार प्रदान करना, शरीर को आधार प्रदान करती है, एक निश्चित शेप देती है। पसलियां हैं, वो पसलियां क्या कर रही है, हमें एक निश्चित पिंजर बना करके एक आकार प्रदान कर रही है। सहारा देना किसको, मांसपेशियों को और मुख्य अंगों को। मांसपेशियां जो इन हड्डियों से जुड़ करके ही जैसे ये मूवमेंट हो रहा है ना, ये मूवमेंट किससे हो रहा है, मांसपेशियों से। हड्डियां भी तो मुड़ रही है, तो हड्डियां क्या कर रही है, उन मांसपेशियों को एक सहारा प्रदान कर रही है, मुख्य अंगों को भी सहारा प्रदान कर रही है। ये जो अस्थि होती है, ये अस्थि जिस कठोर आधात्री में धसी हुई होती है, वो कठोर आधात्री किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से। हमें पता है हड्डियां किससे बनी हुई होती है, कैल्शियम और फास्फोरस से। जब हड्डियों में कुछ कमी आती है, जैसे हम कहते हैं विटामिन के की कमी आ गई हड्डियों में, पोरेशन की क्रिया हो जाती है यानी छिद्रित हो जाती है, हड्डियों में कमजोरी है, कैल्शियम की कमी आ गई है, कैल्शियम की गोलियां दी जाती है, तो वो क्या है, उस कैल्शियम को पूरा करने के लिए मजबूत और कठोर आधात्री में ये धंसी भी रहती है। ठीक है, तीसरा प्रकार है इसका उपास्थि।
उपास्थि क्या होती है, जैसे कर्ण पिन्ना बताया था, नाक की कहाँ से ये हड्डियां बताई थी, कंठ वाला भाग बताया था, श्वास नली होती है वो भी क्या होती है, उपास्थि से बनी हुई होती है। इनमें लचीलापन होता है इस हड्डी की तरह, जैसे यहाँ वाली ये हड्डी है तो इसको तोड़ने इसको मोड़ना संभव नहीं है, मोड़ते ही क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, फ्रैक्चर आ जाएगा, जबकि इनको हम कैसे भी मोड़ सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, उपास्थि से बनी हुई होती है। कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थल होता है, स्थान पाया जाता है। प्रोटीन व शर्करा से बनी हुई आधात्री के अंदर ये धसी हुई रहती है, जैसे ये कैल्शियम मजबूत था, कैल्शियम और फास्फोरस है, और ये उपास्थि क्या है, प्रोटीन और शर्करा से बनी हुई जो आधात्री है उसी में धसी रहती है। अब ये जोड़ों को चिकना बनाती है, यहाँ पर जोड़ है, इस जोड़ वाले भाग को ये क्या करेगी, उसको चिकना बनाने में मददगार करेगी। यहाँ पर जॉइंट है तो यहाँ पर उपस्थित होगी तो चिकना बनाएंगे, हमारी पसलियां हैं, इनको जोड़ने वाले यहाँ पर उरोस्थि वाला भाग होता है, वो भी कुछ इसी से बनी हुई संरचना होती है। तो वो क्या करती है, जब फेफड़ों में हम श्वसन क्रिया करते हैं, अंदर की तरफ भरते हैं, तो फेफड़ा क्या होता है, फेफड़े में फुलावट यानी फैलने का कार्य होता है। वो फैलना जो है, वो फैलने से मांसपेशियां हैं या पसलियां वो क्या होती है, आगे की तरफ होती है, तो उस स्थिति में वो टूटे नहीं और उस क्षेत्र को बढ़ा सके, इसलिए ये वहां पर होती है। नाक, कान, कंठ, श्वास नली आदि इसी से ही बनी हुई होती है। चौथा इसका है स्नायु। स्नायु से अभिप्राय क्या होता है, अस्थि बंधान तंतु, अस्थियों को जोड़ने वाले, हड्डियों को जोड़ने वाला, किससे, दो अस्थियों को आपस में जोड़ना। ये क्या कर रहा था, ये जो है अस्थियों के जोड़ों को चिकना कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसकी आधात्री क्या होती है, कम होती है, इसके अंदर लचीलेपन का गुण होता है और मजबूती रहती है, जिससे कि ये आपस में हड्डियों को जोड़ सके। ठीक है। पांचवा प्रकार है कंडरा, रैंडम बोलते हैं इसको। ये जो होता है रैंडम, ये क्या करता है, अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, दो अस्थियों को जोड़ा जा रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, अस्थियों के जोड़ वाले भाग को चिकना बना रहा था, और ये क्या कर रहा है, अस्थि और जो मांसपेशियां हैं उनको जोड़ने का कार्य कर रहा है, जिससे कि उसके अंदर मूवमेंट हो सके। यानी ये देखिए ऐसे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, दाएं बाएं ले जा सकते हैं। इसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है, ये मजबूत होते हैं, सीमित लचीलापन पाया जाता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये जॉइंट है तो ये इस प्रकार से तो मोड़ सकती है, लेकिन क्या इस वाले भाग को मैं नीचे की तरफ ऐसे ले जाकर पीछे की तरफ मोड़ सकती हूँ, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरफ मोड़ने का कार्य हो रहा है, तो ये क्या है, सीमित लचीलापन का गुण है। एरियोलर, एरियोलर एयर से बना हुआ है, वायु गुहिका इस प्रकार के जो शब्द है उनसे बना हुआ है। त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, त्वचा है और मांसपेशियां उनके बीच में जो रिक्त स्थल होता है, रक्त नलिका के चारों ओर, रक्त नलिकाएं जो होती है जिसमें हम धमनी और शिराएं लेते हैं, उनके चारों ओर नसों का अस्थि मज्जा के अंदर ये उपस्थित रहती है। इसका कार्य क्या है, अंगों की खाली जगह को भर देना, आंतरिक अंगों को सहारा देना और ऊतकों की मरम्मत करना। ये तीन प्रकार के कार्य किसके द्वारा है, एरियोलर के द्वारा किया जाता है। सातवां इसका प्रकार है वसाकाई या एडिपोसाइट्स। ठीक है। हमारी त्वचा है, इसके नीचे क्या है, मांसल वाला भाग है, तो त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों में ये उपस्थित रहता है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, फुलावट आती है तो क्या कहते हैं कि इसमें वसा का जमाव हो चुका है, या मांसल भाग है वो बढ़ गया है, तो वो मांसल भाग क्या है, यही है, वसा से बना हुआ। वसा संग्रह किया जाता है किस रूप में, गोलिकाओं के रूप में। इसका कार्य क्या है कि ये ऊष्मा का कुचालक होता है, ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देता और अतिरिक्त ऊष्मा को अंदर जाने नहीं देता। ठीक है, ऊष्मा कुचालक होता है। तो ये 7 प्रकार के ऊतक है जो कि संयोजी ऊतक को
बनाने में मददगार होते हैं या संयोजी उत्तक के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। ये 7 उत्तक हमने ले लिए हैं संयोजी उत्तक। इसके बाद में जो हमारे आएंगी वो आपका नेक्स्ट 2 जो प्रकार उत्तकों के रहे हैं उनके बारे में अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अब हमें ये तीसरा जो जंतु उत्तक का प्रकार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे जिसको हम पेशीय उत्तक कहते हैं। पेशियों से जुड़ी हुई, ठीक है, पेशियों को बनाने वाली कोशिकाओं का समूह पेशीय उत्तक होता है। इस प्रकार के जो उत्तक होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसे होती है? लंबी कोशिकाएं होती है। प्रोटीन का संकुचन और प्रसार का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। जो आप हायर क्लासेस में जाओगे तब इसके बारे में डिटेल से अध्ययन करोगे। अभी जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसी से संबंधित हम देखते हैं। इसके 3 प्रकार होते हैं, रेखित, अरेखित और तीसरा है कार्यनीय, जिसको हृदय से संबंधित जोड़ा गया है। ठीक है, रेखित। अब जैसे पेशीय उत्तक की बात करें तो पेशीय उत्तक का जो कार्य होता है वो ऐच्छिक प्रकार से भी होता है और अनैच्छिक प्रकार से। ऐच्छिक पेशियां भी होती है, अनैच्छिक कार्य को करवाने वाली पेशियां भी होती है। ठीक है, ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी है? जैसे मैं चाहूं तो इसके ऊपर लिखूं, मैं चाहूं तो बोलूं, मैं चाहूं तो चलूं, मेरे हाथ में मूवमेंट करूं, मेरी द्वारा नियंत्रण किया जाने वाला कार्य है जो कि पेशियों के प्रसार और संकुचन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अनैच्छिक का मतलब क्या होता है? जैसे हृदय का स्पंदन है वो ऑटोमेटिक ही चल रहा है, हमारे उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। रक्त का प्रवाह है ऑटोमेटिक हो रहा है, भोजन को हमने ग्रहण किया यहाँ तक पहुंचाने का कार्य जीभ का हुआ, उसके बाद में ऑटोमेटिक ही अंदर प्रोसेस चलता रहता है। तो ये कार्य क्या है? अनैच्छिक कार्य है। इनको करने वाली कौन सी होती है? कुछ पेशियां होती हैं और उन्हीं के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है रेखित। रेखित पेशी ये हल्के होते हैं और गहरे क्षेत्र से बने हुए होते हैं। हल्के और गहरे क्षेत्र, जैसे इस डायग्राम से पता चलता है कि यहाँ पर हम और डायग्राम बना करके देखते हैं कि किस प्रकार से इसके अंदर, जैसे ये गहरा क्षेत्र हो गया, ये यहाँ पर हल्का हो गया, फिर यहाँ पर ये गहरा क्षेत्र हो गया, ठीक है, यहाँ पर फिर ये हल्का क्षेत्र हो गया, फिर ये गहरा क्षेत्र हो गया, फिर ये हल्का क्षेत्र हो गया। इस प्रकार से ये क्षेत्र बने हुए होते हैं, हल्के और गहरे क्षेत्र। 2 प्रकार के क्षेत्र इसमें देखने को मिलते हैं। अशाखित होती है, यानी कहीं से भी इसमें शाखाएं नहीं निकली रहती, यानी दूसरी कोशिका इससे इस प्रकार से शाखाएं नहीं बनाती है। ठीक है, लंबी होती है, बेलनाकार कोशिकाएं होती है, बेलनाकार कोशिकाएं यानी लंबी और बेलनाकार होती है। अशाखित होती है, बहुकेंद्रकीय यानी बहुनाभिकीय, और केंद्र जो है वो बहुत सारे इसमें उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसको बहुकेंद्रकीय या बहुनाभिकीय कहा जाता है। ऐच्छिक होती है यानी हमारे द्वारा नियंत्रण रहता है। शरीर में जो विभिन्न प्रकार के कार्य हैं उनको करवाने में ये सहायक होती है। ठीक है, यानी शरीर की विभिन्न ऐच्छिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य इसका रहता है। कंकाल पेशी हड्डियों से जुड़ी हुई होती है, जो कि इसी प्रकार का, जैसे ये रीढ़ की हड्डी है, इससे जुड़ी हुई जो पेशी है वो कौन सी है? कंकाल पेशी है। और वो जैसे हम झुक रहे हैं या ऐसे हो रहे हैं या हमने हाथ को ऐसे किया तो ये वाला क्षेत्र ऐसे हो जाता है, तो ये सारा किससे है? हड्डियों से जुड़ी हुई इस पेशी के द्वारा संकुचन से होता है। दूसरा है अरेखित, जिसको अनैच्छिक भी बोलते हैं, चिकनी पेशियां, अनैच्छिक चिकनी पेशियां। अरेखित जो होती है वो क्या होती है? जैसे ये संरचना आप देख रहे हो तर्करूपी होती है, देखो दोनों तरफ से ऐसे सिरे निकले हुए हैं, ठीक है, तर्करूपी होती है, इसमें भी कोई शाखा नहीं निकली हुई, ये परत दर परत एक दूसरे के नीचे इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है। ठीक है, इस प्रकार से एक दूसरे के ऐसे, और ये क्या होती है? एक केंद्रकीय होती है, लंबी होती है, तर्करूपी होती है और एक केंद्रकीय होती है। ये बहुकेंद्रकीय थी, अशाखित थी, बेलनाकार थी,
और ये भी क्या होती है, अशाखित होती है, एक केंद्रकीय होती है। अनैच्छिक है, ये भी, ये क्या थी, ऐच्छिक थी, और ये क्या है, अनैच्छिक है। ठीक है, अनैच्छिक का मतलब हमारे द्वारा नियंत्रण नहीं है। कहाँ पर उपस्थित होती है, आहार नाल रक्त नलिका के संकुचन जहां पर हो रहा है, यानी आहार नाल जहां पर भोजन को स्वतः ही आगे से आगे पहुंचाने का कार्य रहता है, वहां पर ये पाई जाती है। रक्त नलिका, रक्त नलिका कौन से, जैसे हृदय से जुड़ी हुई है, फेफड़ों से जुड़ी हुई है जो नलिकाएं हैं, जहां से रक्त के प्रवाह को तेज किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है सॉरी, आंख की पलक जो होती है वहां पर पाई जाती है, इस पर अपना नियंत्रण नहीं है, हम चाहकर भी इसको 1-1.5 मिनट तक रोक नहीं सकते। ठीक है, अनिश्चित हो गए, फेफड़ों की श्वसनी के अंदर ये उपस्थित रहती है। तीसरा जो प्रकार है वो कार्डिक प्रकार का है। कार्डिक जो होती है वो हृदय पेशियां भी कहलाती है, इसको हृदय नाम से पता चल रहा है, हृदय पेशी कहा जाता है। ठीक है, शाखित होती है, जबकि ये दोनों क्या थी, अशाखित थी। अंतर भी हम साथ में देखें तो हम इजीली इसको देख सकते हैं, ये अशाखित थी, ये अशाखित थी, ये शाखित है। ये बेलनाकार थी, ये तर्करूप भी है, ये क्या है, बेलनाकार है। ये अशाखित थी, ये भी अशाखित थी, लेकिन ये क्या है, शाखित है। ये बहुकेंद्रकीय थी, ये एक केंद्रकीय थी, ये भी क्या होती है, एक केंद्रकीय होती है। ठीक है, तीसरा अंतर अनैच्छिक, ये ऐच्छिक प्रकार की थी, ये अनैच्छिक थी, और ये भी क्या है, अनैच्छिक। हृदय पर अपना नियंत्रण नहीं है, उसमें संकुचन या प्रसार का कार्य वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। हृदय संकुचन से जुड़ी हुई है, हृदय का संकुचन करना है या उसको वापस शिथिल करना है, तो संकुचन और प्रसार का कार्य कहाँ पर, हृदय में, इसलिए इसको हृदय पेशी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये पेशीय ऊतक के प्रकार है जिनको हमने यहाँ पर देखा है। अब हमारा एक और ऊतक का प्रकार बच रहा है जंतु के अंदर, जो कि क्या है, एक ही बचा है जिसको हम तंत्रिका कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तंत्रिका क्या होती है, तंत्रिका होती है जिसके फलस्वरूप ही ये सभी जो सूचनाएं होती है बाहरी वातावरण में उसको ग्रहण किया जाता है और उसके फलस्वरूप कोई कार्य प्रतिक्रिया के रूप में किया जाता है। ज्ञानेंद्रियां होती है, और वो ज्ञानेंद्रियां क्या करती है, ज्ञानेंद्रिय तंत्रिका ऊतक, ज्ञानेंद्रिय क्या करते हैं, बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन को ग्रहण करती है और उसके फलस्वरूप प्रतिक्रिया हमारे शरीर के द्वारा की जाती है। जैसे कहीं पर भोजन बन रहा है और दूर से ही हमें खुशबू आ जाती है, और वो खुशबू आती है तब हम क्या कहते हैं कि भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बन रहा है, हमने टेस्ट नहीं किया है लेकिन खुशबू से हम कह रहे हैं बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। दूध जल रहा है नीचे उबलने में, तब हम क्या कह देते हैं कि दूध जल रहा है। वही पता कैसे चला, नाक के द्वारा, खुशबू से। वो कैसे पहुंच रही है, नाक क्या कर रहा है, वहां पर घ्राणेंद्रिय का कार्य कर रहा है, ज्ञानेंद्रिय है, वहां से वो सूचना लेकर के तंत्रिकाओं के माध्यम से, यानी तंत्रिका कोशिका होती है उसके माध्यम से मस्तिष्क तक जाती है और मस्तिष्क वापस उसको एक आदेश देता है कि किस प्रकार से कार्य करना है। हमारे द्वारा बहुत सारी आवाजें सुनाई देती है, सुनते हैं, उन आवाज में विश्लेषण होना कि किस किस प्रकार की आवाज आ रही है, वो भी क्या है, एक जो तंत्रिका कोशिका है उसके द्वारा होने वाला कार्य है। ये क्या है, सुनने वाला है। तो इस प्रकार से जो ये कार्य होते हैं विभिन्न प्रकार के, वो किसके माध्यम से हो रहे हैं, तंत्रिका ऊतक के माध्यम से। तंत्रिका ऊतक जो होती है उसकी एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जैसे ऊतक से जुड़ी हुई हमें संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। ऐसे ही जो ये तंत्रिका ऊतक होती है इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका कोशिका।
दोनों एक जैसी हो गई। वो तो उत्तक का, ये अपने शरीर के सजीव के शरीर की एक विशेषता, ये सजीव की एक विशेषता थी कि उसकी सूक्ष्म इकाई जो कि उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक होती है उसको हम कोशिका कह रहे थे। ये इस प्रकार से तंत्रिका जो कोशिका होती है उसके इस प्रकार से संरचना होती है। ये जो भाग होता है इस भाग को तंत्रिकाक्ष कहा जाता है, सॉरी ध्रुमाश्म या डेंड्राइड, ठीक है, डेंड्राइड कहा जाता है। संख्या में ये 4, 5 ऐसे होते हैं, 5 की संख्या में होते हैं। ये जो सिंगल एक संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन, एक्सोन इसको कहा जाता है तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष, ठीक है। इस भाग को कहते हैं इसका काय, ठीक है, तंत्रिका काय, तंत्रिका कोशिका काय, कोशिका काय। इसमें केंद्रक होता है, इसमें कोशिका द्रव्य होता है, ये माइलिन आंचल से घिरा हुआ होता है, ये इसका अंतिम भाग होता है। दूसरी जो तंत्रिका कोशिका होती है वो क्या होती है, यहीं से जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। यहां से ये दूसरी तंत्रिका कोशिका के ये आपके ये आप लोग बना लेना कि इस प्रकार से संरचना होती है। ये वही तंत्रिकाक्ष है, ये इसका अंतिम छोर है, ये इसका कोशिका काय। इस एकल इकाई को हम क्या कह रहे हैं, तंत्रिका कोशिका कह रहे हैं। इसका ये वाला भाग क्या है, ध्रुमाश्म, ये अकेली जो संरचना है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोन या फिर तंत्रिकाक्ष कहते हैं, ठीक है। इस तंत्रिकाक्ष का अंतिम जो छोर होता है इसमें जैसे आवेग, बाहरी वातावरण में होने वाले परिवर्तन, जैसे इसमें मैंने कील चुभाई तो बाहरी वातावरण से कील चुभ रही है, तो ये क्या है, क्रिया है। अब क्रिया के फलस्वरूप प्रतिक्रिया होनी है, यानी अंगुली काटना है, वो कैसे हटेगा, जैसे ही हम पिन को चुभाएंगे तो ये जो तंत्रिका कोशिका है यहाँ से लेकर के मस्तिष्क तक ये एक जाल के रूप में बिछी हुई है, ठीक है, एक दूसरे से ये जुड़ी हुई रहती है, करोड़ों की संख्या में होती है। जैसे यहाँ पर ये हुआ तो इसके ध्रुमाश्म, तंत्रिका कोशिका का ध्रुमाश्म होगा, वो क्या करेगा, इस सूचना को ग्रहण करेगा, ग्रहण करके यहाँ से उत्तर वाली सूचना दूसरी तंत्रिका कोशिका तक जाएगी। इन दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह होती है जहां पर एसिटाइलिन को एक एंजाइम होता है, वहां पर एक रासायनिक क्रिया होती है। ये जो जगह होती है जो थोड़ा सा इन दोनों के बीच में जुड़ने के स्थान पर ये जैसे जुड़ रही है तो बीच में ये खाली जगह है, इसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्स, सिनेप्स बोलते हैं, सिनेप्स। यहाँ से ये जाएगी, यहाँ पर एक रासायनिक पदार्थ का स्राव होता है, यहाँ से ये आवेगी से दूसरी तंत्रिका कोशिका तक जाएगा, फिर यहाँ पर तीसरी होगी, चौथी होगी, पांचवी, छठी, सातवीं, इस प्रकार से ये होते हुए क्या हो जाएगा, मस्तिष्क तक जाएगी। मस्तिष्क क्या करेगा, फिर इस क्रिया को ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या करेगा, इससे संबंधित आदेश को वापस से प्रेषित करेगा, और वापस प्रेषित करने के लिए क्या हो रहा है, मार्ग वो ही है, यहाँ से मेरुरज्जु से होते हुए वापस इससे बाहर तक आएगा, लेकिन लेकर कौन आएगा, जैसे यहाँ से ध्रुमाश्म ले रहा था वैसे यहाँ से भी ध्रुमाश्म उस आदेश को लेगा, और वो यहाँ से ऐसे होते हुए पुनः संबंधित अंग तक पहुंच जाएगी, और पहुंचते ही क्या हो जाएगा, हमारी अंगुली उससे दूर हट जाएगी। तो ये कार्य कौन कर रहा है, तंत्रिका ऊतक कर रहा है, जिसको करवाने वाली तंत्रिका कोशिका होती है जो आपस में जुड़ी रहती है और इस कार्य को संपन्न करवाने में मदद करती है। तो ये हमारी तंत्रिका ऊतक है। जब तक शरीर के अंदर ये तंत्रिका तंत्र एक्टिव रहता है तब तक विभिन्न प्रकार के जो कार्य हैं
वो चलते रहते हैं। जैसे हमारे हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है, तो उसको नियंत्रण हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा, एक तंत्र के द्वारा ही एक विशेष प्रकार का कार्य वहां पर किया जाता है। परानुकंपी और अनुकंपी तंत्र जो मस्तिष्क से जुड़े हुए हैं, जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर आप लोग पढ़ोगे, इसके तंत्र के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। तो वो परानुकंपी क्या कर रही है, उसको बढ़ा रही है, अनुकंपी बढ़ा रही है, परानुकंपी क्या कर देगी, उसको कम कर देगी। तो इसका मतलब है कि आपस में जुड़ी हुई अनिच्छिक क्रिया है, लेकिन कर कौन रहा है, हमारा मस्तिष्क कर रहा है, करवा कौन रहा है, इस प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा किया जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के हमने जंतु ऊतकों के बारे में अध्ययन किया है, जिसके बारे में हमने जितना आपकी बुक में दिया हुआ है उतना हमने अध्ययन किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।